हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए गणित लेकर आए हैं और ये इसका मॉडल पेपर 4 होने वाला है। यानी कि इसके पहले भी मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 3 बना दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर उसको देख लीजिए, वरना आपका बहुत सारा सवाल का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो इसलिए सभी वीडियो को देखना ज़रूरी है। जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं सभी पार्ट को देख कर जाइएगा और हो सके तो एक एक वीडियो को दो दो बार देखिए, आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो परीक्षा आपकी होने वाली है, ये परीक्षा आपका 9/5/2023 यानी कि 9 तारीख को होने जा रहा है। तो सभी सवाल जो इस वीडियो में लिया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो सभी सवालों को देख कर जाना है। इसके अलावा इस वीडियो के लिए हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, मेरे लोगों के बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इससे होगा ये कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की आधार 3 सेंटीमीटर है और उसका जो लंब है वो 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज में ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है और ये आपका आधार होता है। ठीक है, तो ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है और नीचे वाला आपका आधार होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपको दो भुजाएं दे दी गई है। क्या क्या दिया है, आधार 3 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको देख कर जाना है। फॉर्मूला में हमें क्या करना था, लंब आपको दे दिया है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आधार आपका 3 था तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 और 9 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 25। अब यहाँ पर आपका कर्ण का स्क्वायर था, तो हम ये स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे तो ये बगल वाले पे रूट चढ़ जाता है। रूट 25 का मतलब हो गया ऐसी संख्या से गुना करके लिखें जो खुद से 25 हो जाए, यानी खुद से गुना होकर के 25 आ जाए, तो वो 5 था, जिसको 5 गुना 5 करने पर 25 आ जाए। और दो संख्याओं पे एक संख्या बाहर आ जाती है, आप लोगों को पता है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया इसका आंसर पहला सवाल का। आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल में आपसे कह रहा है कि आंकड़ों 6, 10, 10, 11, 13 का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करें। ये जो सवाल हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 3 चीज़ का आंसर देना है। पहला माध्य देना है, दूसरा माध्यिका देना है और तीसरा बहुलक देना है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में केवल माध्य पूछ ले, केवल माध्यिका पूछे या केवल बहुलक पूछे, अलग अलग पूछा जा सकता है। या नहीं तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तीनों मिलाकर पूछ ले, या नहीं तो आपको माध्य और माध्यिका पूछ ले, या नहीं तो आपको माध्यिका बोल दे निकालने और बहुलक निकालने बोल दे। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल में आपको तीनों बता देते हैं। तो माध्य कैसे निकालेंगे वो सीख जाइएगा, माध्यिका कैसे निकालते हैं वो सीख जाइए और बहुलक कैसे निकालते हैं वो सीख जाइए। तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम में जो कुछ भी पूछेगा ना, तो आप लोग उसका आंसर कर दोगे। अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बार फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग भूल जाते हो, आप लोग की गलती नहीं है, आप लोग वीडियो देखते हो और आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब का बटन पे जल्दी से क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाली हर नोटिफिकेशन को पाते रहिए। अब आइए यहाँ पर जो है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाला जो क्लास है आप लोगों का, जब आप क्लास 8 में जाओगे तो वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में ना आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जाएगा, 1 रुपया आप लोगों का खर्च नहीं होने वाला है और आप लोगों को कहीं पर भी कोचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, सारा पढ़ाई आप लोगों को यहीं पर मुफ्त कराया जाएगा। ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, अब यहाँ पर जो भी आपको डाटा दिया जाएगा, जो भी आपको नंबर्स दिया जाएगा, उनको आप लोगों को आरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। यानी पहले 6 आएगा फिर 10 आएगा, 10 अगर और है तो फिर 10 लिखिए, और रहता तो फिर लिखते, लेकिन 2 को 10 था इसलिए 2 बार आ गया। 11 लिखिए, अगर एक और 11 रहता तो वो भी आ जाता। उसके बाद 13,
यानी आंकड़ों को हमने बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, यानी टोटल को जोड़ दो और प्रेक्षणों की संख्या कै गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो सभी को जोड़ करके टोटल संख्या से नीचे हम लोग भाग दे देते हैं। तो देखो सभी को हमने जोड़ दिया और टोटल 5 गो था तो 5 लिख देना है। सभी को जोड़ने पर यहाँ पर आपका आ गया 50। 50 को जब आप 5 से भागा दोगे तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 बार में कट जाता है। ठीक है, तो आपने सीख लिया माध्य निकालना कि माध्य कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। माध्य निकालने के लिए आपको सभी प्रेक्षणों को जोड़ देना है। प्रेक्षणों की जितनी संख्या होती है टोटल उसको गिन करके नीचे से भाग दे दीजिए, कटा करके आंसर ले आइए, यही आपका आंसर हो जाएगा माध्य निकालने के लिए। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको माध्य निकालने दिया जाए किसी भी नंबर का तो आपको ऐसे ही निकालना होगा। अब आते हैं माध्यिका। माध्यिका में क्या होता है कि n+1/2, ठीक है, n+1/2। तो यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है माध्यिका का। ये उसके बाद है 5 कहाँ से आया, तो ये जो n होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर थे यहाँ पे। ठीक है, ये जो सवाल आपको दिया गया था इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल क्या गो है 5 को। तो n के जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे और +1 लिखेंगे और 5 और 1 मिलाकर कितना हो गया 6, और 6/2, 2 कहाँ से आया, फॉर्मूला से 2 आ रहा है, तो 6/2 का मतलब हो गया, इसको काट दो तो 3 आपका आंसर आ गया। ये जो 3 है ना, ये तीसरा पद डिनोट करेगा, यानी कि ये जो माध्यिका निकालने का मतलब होता है तीसरा पद। 3 आंसर आ गया तो तीसरा पद। अब चाहेंगे हम लोग वो डाटा में, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो तीसरा पद कौन है, 1 2 3, तीसरा पद कितना है 10, तो 10 हमारा आंसर होगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा है तीसरा पद कितना आ गया 10, 10 आंसर। तो इसकी जो माध्यिका हो गई वो 10 हो गई। समझ में आ गया सभी को। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2। n का मतलब हो गया जितने वहाँ पे संख्याएं हैं, तो 5 + 1/2, टोटल हो जाएगा 6/2। 2 से भाग दीजिएगा 3 आंसर आ जाएगा। 3 का मतलब हो गया तीसरा पद, 4 आता था चौथा पद, 5 आता तो पाँचवा पद। बात समझ में आया। तो देख लो तीसरा पद क्या है आपका इसमें, तो तीसरा पद है आपका 1 2 3। लेकिन याद रखना, ये जो हम लोग तीसरा पद चौथा पद जो बताएंगे ना, तो आरोही क्रम में जो सजा दिए थे उससे बताएंगे, ना कि सवाल से बताएंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो अगर चौथा पद आता तो 11 आंसर होता, पाँचवा पद आता तो 13 आंसर होता, तो आपका तीसरा पद आया तो ये तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी माध्यिका। अब आते हैं बहुलक। तो बहुलक कैसे निकलता है, आंकड़ों में 10 सबसे अधिक बार आ गया। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आएगा, तो जो बहुत बार आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो जो आंकड़ा दिया गया था उसमें आप देखोगे तो 10 जो है 2 बार आया था, बाकी सब एक एक बार आया था। तो सबसे ज़्यादा कौन आया 10, तो बहुलक आपका यहाँ पे हो गया 10। तो 10 आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 4y + 3 = y + 7 को हल करें। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए क्या किया जाता है कि y वाले को टर्म को एक तरफ कर दो और नंबर वाले टर्म को एक तरफ कर दो। तो यहाँ पे 4y था, इधर y था, इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा। ये 7 इधर पहले से था और ये +3 था, तो इसको उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से y घटा देंगे तो 3y, और बराबर यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, तो y = 4/3, क्योंकि 3 कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात करें जिनका योगफल 33 है। यानी कि 3 के 2 लगातार गुणज आपको बताने हैं जिनका योगफल कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। तो माना कि 3 के 2 लगातार गुणज जो है एक x है और एक x + 3 है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनका जो योगफल होगा, इनका जो ये जो पहला माने हो ये दूसरा माने हो, तो इनका जो जोड़ है ना वो 33 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे बोला वैसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि x मिलकर 2x हो गया, और इस 3 को हम उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया 30, 33 में से 3 जाएगा 30 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि x बराबर या 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, जो कट जाएगा 15 बार में। तो आपने पहला गुणज माना था x को, जो कितना आ गया 15। दूसरा गुणज था x + 3, तो 15 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 18। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए क्या है, दी गई आकृति में x का मान आपको निकालना है। तो इस तरह के सवाल जब भी आपको दिया जाए तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर जो है आपका y + 60, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y है। क्या मान लिए, y है, मान लिया हमने। तो कोई भी रेखा पर जब y और +60 को मिलाकर कितना होना चाहिए 180, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 120 डिग्री।
तो वाई का कितना हो गया 120 डिग्री। और ये वाला जो होता है ना, ये इसको संगत कोण बोलते हैं। ये दोनों कोण बराबर होगा, एक्स और वाई क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हमने लिखा एक्स वाई संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए एक्स भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। जब आपका वाई 120 निकला तो एक्स भी 120 होगा, क्योंकि वो संगत कोण से बराबर होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल हमने आपको समझा दिया है कि यहाँ पर जैसे मान के चलो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि ये संगत कोण होता है। एक्स बराबर 70 डिग्री संगत कोण हो गया, तो वाई एक्स बराबर 70 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये वाला देखो, अब ये थोड़ा अलग हो गया। अगर ये ऊपर रहता तब ये संगत कोण में आ जाता। ठीक है, तब हम एक्स का वैल्यू 120 डिग्री दे देते, लेकिन ये ऊपर नहीं, दोनों आपके नीचे ही है, एक ही साइड है। ये क्या होता है, ये ऐसा रहने पर इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 120 प्लस मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों कोण 180 होना चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 120 को घटा दीजिए तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा 60। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बार बार आप लोगों से कह रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर लो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। आने वाले क्लास की तैयारी आप लोग अच्छे से कर पाओगे। अपने व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।